नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात एक ऐसी समस्या की जिससे हर कोई कभी ना कभी परेशान होता है। पेट में गैस बनना एक आम बात है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल भी साबित हो सकता है। जब हम बात एसिडिटी की करें तो हम देखते हैं कि एसिडिटी या कहे गैस के मरीजों की जो गिनती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये कभी भी और कहीं भी किसी को भी परेशान कर सकती है। हम सभी कभी ना कभी गैस की समस्या से, एसिडिटी की समस्या से जरूर गुजरे होंगे और ये एहसास हुआ होगा कि ये छोटी सी दिक्कत कितनी बड़ी परेशानी दे सकती है। पेट में अगर गड़बड़ हो तो चैन से बैठना भी मुश्किल होता है। अगर आपको भी गैस या कहें एसिडिटी की दिक्कत आए दिन परेशान करती है तो आप परेशान ना हो, बनिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा और पूछिए एसिडिटी से जुड़े सवाल। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के उपायों को बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं जो कि अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप लमोरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लमोरिया। इसके अलावा मेरे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शंकर राजपूत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजपूत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही मेरे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आयुष्मान भव में आज जुड़ने के लिए। खान पान में गड़बड़ी एसिडिटी का कारण तो है ही, लेकिन कई बार सेहतमंद खाना खाने से भी एसिडिटी की शिकायत कई लोगों को हो जाती है और पेट भरा हुआ सा लगता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एसिडिटी है क्या। बदलते खान पान और जीवन शैली के कारण इन दिनों अमूमन लोगों को पेट से संबंधित कई समस्याएं होने लगी हैं। इनमें से एक है एसिडिटी। एसिडिटी एक आम समस्या है जिससे अक्सर लोगों को दो चार होना ही पड़ता है। अगर आपको भी ये परेशानी है तो इस पर गौर करना जरूरी है। एसिडिटी की समस्या तब होती है जब पेट में मौजूद एसिड गले की नली यानी एसोफेगस तक आ जाता है। नाभि के ऊपरी हिस्से में ज्यादा एसिड बनने लगता है जिससे वहां जलन पैदा होने लगती है। अगर एसिडिटी लंबे समय से है तो इससे कई और समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है उनमें से कई लोग खुद ही इलाज कर लेते हैं, जिनमें से एक है एंटासिड का सेवन। अक्सर कई लोग एसिडिटी में एंटासिड ले लेते हैं और मानते हैं कि ये जादू की तरह काम करता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंटासिड लेने की आदत काफी खतरनाक हो सकती है। एसिड पेट में प्राकृतिक रूप से बनता है और खाना पचाने में मदद करता है। इसे न्यूट्रलाइज करने या इसका प्रोडक्शन रोकने के लिए कभी कभी दवा लेना तो ठीक है, लेकिन इसे आदत नहीं बनाना चाहिए। तो एसिडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आज आप कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। हमारे जो नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहले कॉलर मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मुझे सदानंद ठाकुर जी का कॉल है जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सदानंद ठाकुर जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। मेरा बहुत लंबे समय से एसिडिटी है, इससे हमको परेशानी होती है और इससे पहले हमको ये डिस्क स्लिप भी हुआ था और सर्वाइकल भी। अच्छा। जो इसका इलाज हमें जो डॉक्टर एस.के. मिश्रा भी आने वाले हैं टीवी पर, उन्हीं के द्वारा मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। ठीक है। अब मैं रिटायरमेंट हो गया मेरा और इसी तरह से मेरा प्रॉब्लम है। आपकी उम्र क्या है सदानंद जी? 61। ठीक है। और आप कई साल से समस्या से परेशान है। ठीक है, समय के साथ ये समस्या कम हुई है, बढ़ी है या वैसे ही बनी हुई है? देखिए, ठीक है सदानंद जी, आपके सवाल का जवाब हम लेते हैं। डॉक्टर लमोरिया, 61 साल की उम्र है और लंबे समय से जो एसिडिटी की समस्या है वो बनी हुई है। साथ ही उन्होंने स्लिप डिस्क और एक और तकलीफ बताई है। इनका कोई रिलेशन हो सकता है क्या? और लंबे समय तक एसिडिटी क्यों बनी रहती है किसी को भी? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपने अच्छा और बिल्कुल लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई उम्र के बाद एसिडिटी बननी न्यू ऑनसेट शुरू होती है तो हमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि यही एज है जिसके अंदर कहीं ना कहीं पेट के अंदर कोई गांठ या पेट के अंदर कोई कैंसर जैसी समस्या का पहला आगाज़ हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि इनको सर्वाइकल या इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण हो सकता है इन्होंने ओवर दी काउंटर कोई पेन किलर्स जिन्हें एनेसिड्स कहते हैं, डाइक्लोफिनेक या नेप्रोक्सन नाम की कोई गोली ली हो, जिसकी वजह से पेट के अंदर कोई ना कोई अल्सर बनने का हमेशा चांस रहता है। तो इनको हमें पक्का इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। पहला, एक तो पेन किलर इन्होंने खाए हों तब, और दूसरा एक एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तो मेरी इनकी हिदायत यही रहेगी, अगर इनको लंबे समय से है और ये स्लिप डिस्क हैं तो एक एंडोस्कोपी ज़रूर करवा लें, ताकि हम कम से कम बिल्कुल आराम से ये देख लें कि और कुछ की नई चीज़ कोई उत्पन्न ना हो गई हो। ठीक है। डॉक्टर मिश्रा, इन्होंने आपका नाम लिया था। जी एक्चुअली मेरे पेशेंट रहे हैं ये, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज कराते रहे, इनको काफ़ी लाभ मिला इसका। जी। एसिडिटी के बारे में इन्होंने आज बताया है। अच्छा, तो मे बी ये कभी दोबारा ये आएँ और हमारा संज्ञान लें, उनका इलाज अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल। अगले कॉलर की तरफ जाएंगे। श्री कृपाल ने हमें गाजियाबाद से कॉल किया है। श्री कृपाल जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। श्री कृपाल जी, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। श्री कृपाल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर राजपूत, आयुर्वेद क्या कहता है? क्योंकि आयुर्वेद में कई नियम हैं जो खान पान को लेकर हैं, और जो लोगों के मन में बातें हैं वो यही है कि खान पान के गड़बड़ी की वजह से ही एसिडिटी की समस्या है। आयुर्वेद क्या कहता है? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। आयुर्वेद में बहुत पहले से इसकी विस्तृत निदान, लक्षण और चिकित्सा का वर्णन पहले से है। अगर हम आयुर्वेद में इसकी साम्यता, इसके लक्षणों के आधार पर साम्यता में देखें तो अम्ल पित्त या विदग्धाजीर्ण मीन्स इनडाइजेशन इंड्यूस्ड हाइपर एसिडिटी, ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। इसके कारणों में आयुर्वेद में कहा गया है कि जो अहित आहार, मतलब ऐसा खाते हैं जो उनको सूट ना करता हो, ज़्यादा खाते हैं और बिना टाइम के, मतलब रात को भी खा रहे हैं, जब भूख नहीं लग रही है तब भी खा रहे हैं, या ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं। ऐसा जिसके अंदर जैसे एक मिक्सचर होता है, हम उसके अंदर अगर बहुत सारा एक साथ ग्राइंड करने के, मिक्स करने के लिए सब्जी या कुछ भी डाल देते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। स्टमक का काम, जो आमाशय है, उसका मेनली काम ये है कि जो भी हमारे सिक्रीशंस हैं, सलाइवेशन से लेके जो पाचन की क्रिया है आगे जाती है, तो जो आमाशय में पित्त मिलता है उसके साथ, तो वो सॉफ्ट होता है। तो हमें अपने पेट के अनुसार 3 भाग करके, दो भाग, एक भाग सॉलिड, एक भाग लिक्विड और एक खाली रखना चाहिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो गए। आज की तारीख में क्या करते लोग, खाएंगे ज़्यादा, सो जाएंगे रात को, देर रात को खाएंगे, सुबह उठ के कॉफ़ी या चाय पी लेंगे, तो वो एसिडिटी का बहुत एक प्रोवोकेट करने वाला कारण बन जाता है। और आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इसका लक्षण और चिकित्सा दी हुई है, जो एकदम अगर नया है तो आराम से ठीक हो सकता है, और हम घर पे भी उसे ठीक कर सकते हैं, और यदि पुराना है तो वो भी ठीक होने के बहुत चांस हो सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल एज वेल एज आपकी डाइट, दोनों में सुधार करना पड़ेगा, जरूरी होगा। ठीक है, इनके बारे में भी हम समझेंगे कि क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं ताकि एसिडिटी दूर रहे। डॉक्टर मिश्रा, आपने बताया है उन मरीज को लेकर कि अगर उन्होंने एसिडिटी की समस्या बताई होती तो कहीं ना कहीं उसका भी इलाज हो सकता था। तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। जो कोमॉर्बिडिटी है, जैसे अभी डॉक्टर लामोरिया ने भी बताया कि कुछ वजहें हो सकती है, कारण हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दवाओं का असर जो है वो एसिडिटी कहीं ना कहीं पैदा कर रहा हो, और होम्योपैथी कैसे मदद कर सकता है? हाँ, ये मेरे को कहना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से तो एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कई कारण होते हैं कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जीवन शैली संबंधी समस्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं इसको। जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग महिलाएं, वो ज़्यादातर अपना जो नाश्ता करती हैं सुबह का, ये लोग लेट करते हैं। क्या करते हैं कि भाई पूजा पाठ करना है, या बच्चों, महिलाओं के लिए स्पेशली कि बच्चों को देखना है, इन सारी गृहस्थी का काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब जाके ब्रेकफास्ट 10-11 बजे करते हैं। बुजुर्गों के साथ भी ये ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, करीब 10-11 बजे नाश्ता पेट में डालते हैं, तो उसकी वजह से जो अम्ल बनता है या जो बन चुका होता है, उसकी वजह से भी सफरिंग होती है। इसके अलावा अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो लेट नाइट वॉच है, रात में देर तक जगते हैं, खाने खाने के बाद या तो तुरंत सो जाते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, या तो खाना भी बाहर का ज़्यादा है, बाहर का ज़्यादा है, लेट नाइट वॉच करेंगे, तो वो सारे जो आपके जीवन शैली संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, 80% जो है वो आपका ये एसिडिटी को बढ़ावा देती हैं। और एसिडिटी तो एक सिम्टम है बेसिकली तो GERD है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, उनमें से एक है ये एसिडिटी। तो ये उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें, जीवन शैली संबंधी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ रुख करेंगे। वीरेंद्र ने हमें कॉल किया है, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सवाल क्या है, बताइए।
वीरेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ। जी। मेरा सवाल ये है कि खाना खाने के बाद में अगर यानी 8 घंटे के बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी कमर में दर्द होता है। ठीक है, खाना खाने के आधे घंटे बाद? नहीं, 8 घंटे के बाद में ऐसा कमर में दर्द होता है और फिर सुबह ऐसा पेट साफ नहीं होता है मॉर्निंग ठीक है, में। ठीक है। वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर लमोरिया, आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई स्पेसिफिक पूछने की बात नहीं है। वैसा ये कोई सिम्टम बड़ा अजीब सा है जिसमें 8 घंटे बाद ही होता है। ज़्यादातर पेट के लक्षण जो होते हैं वो खाने के 2-3 घंटे बाद, या सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ज़्यादा करें तो 3 घंटे के अंदर पक्का हो जाते हैं। तो 8 घंटे के बाद, और ये कह रहे हैं कि सुबह होता है और पेट साफ नहीं होता, तो इनका थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इनको ये लग गया है सुबह सुबह कि मुझे दर्द होता है। अदरवाइज अगर 3 घंटे के अंदर कोई दिक्कत होती है, क्योंकि खाना अंदर गया, पेट में वो 3 घंटे रहता है और उसके बाद एक्शन होता है, तो ज़्यादातर अगर कोई गॉलब्लैडर स्टोन हो जिसकी वजह से दर्द हो, तब ये 3 घंटे में ज़्यादा हो जाता है। या फिर पैंक्रेटाइटिस हो तो उसके अंदर भी अगर फूड की लोडिंग ज़्यादा हो, तो पैंक्रेटाइटिस जब अपने जूसेस खाने को पचाने के लिए लाते हैं तो उसके बाद दर्द होता है। तो मुझे लगता नहीं इनको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कोई करवाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये खूब रात को आराम से ज़्यादा लेट खाना ना खाएं, 6 और 7 के बीच में खाना खा लें। खाते वक्त कोई ज़्यादा बात ना करें, ताकि खाते वक्त इनका ज़्यादा हवा पेट में ना जाए, ताकि पेट पहले ही हल्का हो जाए। तो मुझे लगता नहीं सुबह इनको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। और साथ ही लेट नाइट में कोई कॉफ़ी, दूध या कोई चाय का सेवन ना करें। ठीक है, तो ये एक और चीज़ उपाय ऐड करें जी इसमें बताइए। कि इसमें इनका वजन जो है ना, वो भी अपना देखें कि वजन जो है ओवरवेट तो नहीं है कहीं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कभी कभी कमर में दर्द दिक्कत हो होता है। सकती है। जी, जी। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। डॉक्टर राजपूत, जैसे पेट साफ ना होने की बात कॉलर ने कही है, मुझे बताइए, जो जिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या ऐसी है जो कई लोगों को होती है, तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है उन्हें क्या एसिडिटी भी होती है? ऐसा कोई कुछ हो है सकता रिलेशन? है। अच्छा, जी बिल्कुल हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन देखा जाए तो हमारे कहीं ना कहीं जो हम खा रहे हैं, फाइबर फूड कम लेने की वजह से, फास्ट फूड ज़्यादा लेने की वजह से, लेट नाइट को खा के सो जाने की वजह से, कहीं ना कहीं हमारे जो अंतःस्राव काम करने चाहिए, जो हमारे आंतों की मूवमेंट होनी चाहिए, वो प्रॉपर न होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमें पहले अपने लाइफस्टाइल में ये देखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अहित आहार, अकाल भोजन और अति मात्रा में भोजन, ये तीनों ही इसके, जैसे कि मैं इसको एक शॉर्ट में कहूँ तो वरी, करी एंड हरी, ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें मेन कारण में आती हैं। जो अक्सर टीवी देखते हुए खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। आजकल बच्चे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, चॉकलेट इतना खाते हैं, और उनका जो खाने का तरीका है वो भी गलत है। वो टीवी ज़्यादा देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो अधिकतर उनका कंसंट्रेशन उस पे होता है। वो अच्छे से सलाइवा मिक्स नहीं होता है, पेट में जब जाता है तो वहाँ पे काफ़ी डिस्कम्फर्ट करता है। अधिक क्वांटिटी में हो जाता है तो वहाँ भी सिक्रीशन नहीं हो पाता। आयुर्वेद में जैसा कि पहले भी है कि देश, काल, ऋतु और प्रकृति, ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा कि जो समुद्री किनारे, देश मीन्स रीजनल, जियोग्राफिकल जो रीजन है, वहाँ पे जो पानी वाले प्रदेश है, समुद्री किनारे, वहाँ पित्त प्रकृति के डिसीजेस, जो ये एसिडिटी है, अम्ल पित्त है, ये ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो केरल में आप देखेंगे तो वहाँ कोकोनट में ही बनाया जाता है। वहाँ के लोगों को आप सरसों के तेल में आप कहेंगे तो वो उनको तुरंत वो हो जाएगा। तो कोकोनट ऑयल में वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो रीजन इस तरह का है। गुजरात में मूंगफली का तेल ज़्यादा खाते हैं, इधर ठंड ज़्यादा है इसीलिए सरसों का चलता है। तो अगर हमें देखना है कि हमारे रूटीन में हम जिस रीजन में जा रहे हैं उस रीजन के हिसाब से भी अडॉप्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ें। काल, जैसे कि बरसात के बाद वाला जो शरद ऋतु होती है, जो जन्माष्टमी, रक्षाबंधन के बाद वाली ऋतु, उसमें पित्त का प्रकोप अच्छा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस समय हम ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़े। देश, काल, ऋतु और प्रकृति, कुछ पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि जिन्हें एंगर, ग्रीफ, सैडो, तो उसके कारण शरीर में बहुत सारे अंतःस्राव चेंजेस होने की वजह से एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को रखते हुए, और कॉन्स्टिपेशन जब हो रहा है तो फाइबर वाले, और इस बार तो हमारा जो मंत्रालय है वो भी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसमें मोटे अनाज को ज़्यादा हम शामिल करें,
जिससे स्टमक को भी फैटी ऑयली को अवॉइड करें, जिससे हमारे स्टमक को भी कम काम करना पड़ेगा और इंटेस्टाइन को भी जो हमारी आते हैं उन्हें भी कम मेहनत लगेगी और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं शीशराम जयराम, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीशराम जयराम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। शीशराम जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम। जी, सवाल पूछिए। हेलो मैडम। जी जी, सवाल पूछिए शीशराम जी। हाँ मैडम, मेरा वाल का और एंजियोप्लास्टिक का, हेलो मैडम, वाल का हाँ एसिडिटी हुई वाली है मेरे को। ठीक है, ठीक है शीशराम जी। ऑपरेशन होने वाला है और उससे इतना त्रास होता है और डकार बहुत ही आते मैडम, खाना खाने के बाद भी आते, नहीं खाए तो भी आते। ठीक है शीशराम जी। डॉक्टर लामोरिया, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, शुगर है आपको? शुगर है आपको? डायबिटीज? शीशराम जी, क्या कोई और समस्या आपको है? डायबिटीज तो नहीं है आपको? नहीं मैडम, डायबिटीज नहीं है। ओके। वैसे तो जब इनकी हार्ट की बीमारी इन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी या इन्होंने अभी वॉल्व का कोई ऑपरेशन करवाया है, तो ज़्यादातर हम एक इकोस्प्रिन नाम की दवाई देते हैं। तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये खून पतला करने की इम्पॉर्टेंट दवाई है एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स के लिए। तो हम इनको एक पीपीआई कवर थोड़ा दे सकते हैं ताकि इकोस्प्रिन जो खून पतला करती है वो गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स भी लाती है। तो एक पीपीआई कवर इनको लेना चाहिए। साथ ही छोटा छोटा खाना बार बार खाना चाहिए। अगर एंजियोप्लास्टी और वाल्व को ऑपरेशन को 14 दिन हो गए हैं तो हमेशा इनको कम से कम 2 से 4 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए और स्पाइसी और कैफिनेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं इनको बंद कर देने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा 3 से 4 किलो अगर ये वजन लॉस करें, खाने का थोड़ा ध्यान रखें और पीपीआई कवर लेंगे तो मेरे हिसाब से इनको इस चीज़ का निदान मिलेगा। दूसरी बात, जब भी कोई वाल्व का ऑपरेशन और एंजियोप्लास्टी होती है तो थोड़ा माइल्ड आदमी को एंजाइटी लेवल्स हो जाते हैं कि मेरा हार्ट कैसा होगा, क्या इतना ऑपरेशन लगा है। तो बार बार चिंता के बाद भी एसिडिटी बनने की कोशिश हो जाती है क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस बन जाता है। तो हमें इनको कहना है कि बार बार इनको प्राणायाम या योगा थोड़ा सा करें ताकि अपने आप को आत्म मंथन करके ये इस चीज़ से निदान पाए। ठीक है। अगली कॉलर मोनिका शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है, पूछिए। मोनिका, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक बार में प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मेरे को भी यही पूछना था। हाँ जी मैं यही पूछना था कि मुझे एसिड बहुत बनता है, तो मैंने बहुत होम्योपैथिक भी खाया, दूसरा भी खाती हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना खाना खाने के बाद जब तक मैं पानी नहीं पीऊँ ठीक रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है जब मैं पानी पीती हूँ उसके बाद मुझे एसिड बनना स्टार्ट होता है। आप खाना खाने की कितनी देर बाद पानी पीती हैं? थोड़ी देर के बाद, चाहे घंटे के बाद भी पी लूंगी, फिर भी स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है मोनिका, क्या उम्र है आपकी? हाँ जी 46। और कब से ये समस्या है आपको? बहुत देर से मैम, काफी देर से। ठीक है, अभी बताइए एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, अभी आप किसकी सलाह लेना चाहेंगे, किस विशेषज्ञ की? होम्योपैथिक। ठीक है डॉक्टर मिश्रा। हाँ जी। आपकी आप जो है सुबह नाश्ता कितने बजे करती हैं मैडम? नाश्ता बहुत लेट, 11 बजे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। जब आप सोते कितने बजे हो रात को? सोते 10-11 बजे जाते। 10-11 बजे सोए और नाश्ता आप 11 बजे कर रहे हो तो 12 घंटे आपका स्टमक एम्प्टी स्टमक रहेगा। तो आप इतना लेट नाश्ता मत करिए। मेरी सलाह ये है, आज जैसे कहते हैं ना पहले आत्मा फिर परमात्मा, तो पहले आप अपना ध्यान रखें। आप सुबह उठ करके जो है ना, होम्योपैथिक दवाई भी काम करेगी लेकिन हर दवाई की अपनी एक लिमिटेशन है। जब तक आप जीवन शैली पे काम नहीं करेंगे आपको उससे लाभ नहीं मिलने वाला। सुबह उठ करके आप ब्रश करके फ्रेश होकर के थोड़ा सा कुछ नाश्ता आप करें, उसके बाद अपने काम में आप लगें। अदरवाइज़ ये कभी भी आपको आराम नहीं देगा। जो आप कह रहे हैं ना कि इतने साल से मेरे को आराम नहीं मिल रहा, तो ये इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप कंटिन्यूस उसी प्रोसेस में हैं और बाद में आपको ये जो आमाशय है उसमें छाले भी पड़ सकते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इतना लेट नाश्ता आप मत करिए। ठीक है, तो मोनिका जो सलाह डॉक्टर ने दी है आप उसे अपनाइए और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक हो। डॉक्टर राजपूत, जब हम नियमों को लेकर बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नाश्ते को लेकर अभी डॉक्टर मिश्रा ने बताया है, सुबह उठते ही चाय पीना,
कॉफ़ी पीना सबसे पहले बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है, उनके लिए एक आदत सी बन जाती है कि अगर ये नहीं किया तो Addiction. ना हम फ्रेश हो पाएंगे और ना हम आगे का दिन अच्छा जाएगा। और नाश्ते को लेकर कई लोग हैं जो बहुत डिले करते हैं, उनको लगता है कि सुबह हमें भूख ही नहीं लग रही है, हम नहीं खा सकते, सुबह हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझसे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं होता था, लेकिन जब मैंने चेंजेस लाए धीरे धीरे तो वो हुआ कि मुझे 1 घंटे बाद खाना ही खाना है ब्रेकफास्ट में कुछ, तो अपने आप ये चेंजेस हो सकते हैं। तो ये बताइए कितना खतरनाक हो सकता है ब्रेकफास्ट, जैसे बताया डॉक्टर मिश्रा ने, और चाय और कॉफ़ी का सुबह सेवन करना कितना खतरनाक एसिडिटी के लिए हो सकता है? जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया और सर ने भी बताया, महिलाएं अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को, हस्बैंड को, मैं उन्हें सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपना ध्यान जरूर रखिए। और खाली पेट हम जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं एसिड का सिक्रीशन तो बन ही रहा है, पित्त बन ही रहा है, और उसके कारण एक थोड़ा सा मेंटल वो भी आता है। जो हमने चाय पी लिया तो हम मेंटली वो हो जाते हैं कि नहीं, चाय जो है ये थोड़ा सा मेरा भूख को कम कर देगा और मैं थोड़ा लेट खाऊंगा। तो ये एक जो लाइफ में है ना, ये बहुत दिक्कत वाला है। आप उसकी जगह अगर थोड़ा आदत बनाना है तो थोड़ा सा मिल्क पी लीजिए। हाँ, तो मिल्क जो है वो उतना एसिडिक नहीं होने देगा। चाय की जगह मिल्क ले लीजिए। और नाश्ते की बात रही तो सुबह में नाश्ता अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद लंच उससे थोड़ा कम होना चाहिए और डिनर सबसे कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तरायण या सूर्योदय जो हम दिन भर काम करते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, रात को हमें कम चाहिए होती है। वैसे ही कफ प्रकोपक काल होता है तो हम रात को अपना मिताहार खाएं और जो भी खा रहे हैं उस पर हम पूरा कंसंट्रेशन दें। अष्ट आहार विधि विशेषायतन हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो गुड हैबिट्स हैं खाने की, और बच्चों को, क्यों? क्योंकि अधिकतर जो हम करते हैं वैसे बच्चे भी फॉलो करते हैं। बाहर का जब हम ज़्यादा खाएंगे या बाहर से हम ज़्यादा ऑर्डर करके और ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह की आदत डालेंगे, बच्चे भी वो डालते हैं, तो हमें उसको भी वो करना है। और जहाँ तक हो तो अगर चाय पीना भी है तो आप अच्छे से नाश्ता करके फिर पीजिए। एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पित्त बढ़ाएगा और जो आप खाएंगे भी उसे भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देगा। बिल्कुल। 2 कॉलर हैं हमारे साथ। राम कुमार चौहान ने हमें कॉल किया महाराष्ट्र से, और साथ ही हमारे साथ परला बेन गुजरात से जुड़ी हुई हैं। पहले हम राम कुमार जी का प्रश्न लेंगे। स्वागत है आपका राम कुमार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि मैं मतलब नाश्ता करने के बाद या फिर लंच लेने के बाद में ये समस्या होती है कि बार बार डकार आती है और चेस्ट के पास थोड़ा हल्का सा दर्द रहता है। ठीक है। लंबे समय से है ये समस्या आपको? नहीं, काफी 2-3 साल से स्टार्ट हुई है। ठीक है। क्या उम्र है आपकी राम कुमार जी? 47 ईयर्स। आपने अभी तक डॉक्टर को दिखाया है किसी? नहीं। ठीक है। डॉक्टर लमोरिया, क्या वजह हो सकती है? इनका जो सिम्टम है वैसे तो पोस्ट प्रांडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, जिसमें खाना खाने के बाद पेट में डिस्ट्रेस होता है। लेकिन इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि इनको थोड़ा थोड़ा छाती में दर्द होता है, तो इसको एक कार्डियक इशू भी कह सकते हैं, पोस्ट प्रांडियल एंजाइना। सो इनको बेसिकली एक ईसीजी के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि एज इनकी 40 से ऊपर हो गई है। अगर इनका वेट ज़्यादा है तो 100% एक इनको कार्डियोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए। अदरवाइज इनको एक पेंटाप्राजोल या रेबिप्राजोल, जो भी एक एसिडिटी की दवाई हो, वो सुबह एक बार खाली पेट 14 डेज का ट्रायल लें। अगर उससे आराम ना मिले तो इनको एक बार डॉक्टर से पक्का मिल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्होंने दोनों इश्यूज़ को एक साथ लिया है कि खाना खाने के बाद इनको दिक्कत होती है और कभी कभी इनकी छाती में दर्द होता है। तो इनको एक बार जाके कार्डियोलॉजिस्ट से पक्का मिल लेना चाहिए। और ये बता रहे 2-3 साल से ही ये समस्या है, मतलब पुरानी समस्या नहीं है जो हाँ, 2-3 साल से समस्या इन्होंने जो बताई है वो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जो इनकी सिम्टम्स है वो गैस्ट्रो के 70% है और 30% इन्होंने अपने आप को कार्डियो का भी इशू बता दिया है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं इनको कार्डियक इशू होगा, क्योंकि 47 एज है। लेकिन बेसिकली अगर कोई कार्डियक इशू रह गया तो इनकी दिक्कत ये हो जाएगी कि अचानक कभी हार्ट के ऊपर जोर आ गया और अचानक इनको हार्ट अटैक पड़ गया, तो वो इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा। अदरवाइज तभी मैंने कहा कि 14 डेज का एक पीपीआर ट्रायल ले लें। अगर उसके बाद आराम ना मिले तो एक कार्डियोलॉजिस्ट से ईसीजी या टीएमटी या इको जो भी हो उनको लगे वो एक बार जरूर करवा लें। बिल्कुल। गैस्ट्रिक सिम्टम्स काफ़ी जो है ना मिमिक करते हैं कार्डियक से। तो इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 45 की एज के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि रूटीनली आपको ऐसा लग रहा है तो अब एक बार जरूर ईसीजी या रूटीन कार्डियक चेकअप
जरूर करवाइए। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से मिलें और अपना चेकअप करवाएं। पल्ला बेन ने हमें कॉल किया है, गुजरात से जुड़ी हैं। पल्ला बेन जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न है, भय, क्रोध, चिंता एवं ब्लड थिनर दवाओं लेने से बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। ऐसी लोग ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल लेने से भी ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। क्या एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन काम कर सकती है? ठीक है, 3 साल से समस्या है। 3 साल से, ठीक है। डॉक्टर लमोरिया। हाँ, ब्लड थिनर बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इन्होंने किसी ने इनको प्रिस्क्राइब किए होंगे, तो वो इसलिए किए होंगे ताकि इनके हार्ट पे या उनकी जो खून की नलकियां हैं वो ना रुकें। तो इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये कह रहे हैं कि मुझे इन दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता, तो इनको थोड़ा टाइमिंग चेंज कर देनी चाहिए। ये दवाई को अगर हो सके तो वो शाम को लें, और साथ में गोभी और हरे पत्ते की सब्जियां ना खाएं, क्योंकि जब भी ब्लड थिनर को इनके साथ हम यूज़ करते हैं तो ब्लड थिनर का भी रोल कम हो जाता है और ज़्यादा ये गैसिडिटी करती हैं। साथ में एंटी डिप्रेसेंट का रोल, अगर ये खुद समझते हैं कि इनको चिंता रहती है या इनको बार बार हमेशा दिमाग में ये रहता है कि मेरे को क्या बीमारी है, तब तो कोई हेल्प करेंगी, अदरवाइज कोई इस सिम्टम में कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी। एक बात ये कह सकते हैं कि जो रेबेप्राजोल या ओमेप्राजोल ये लेते हैं तो उसको डबल डोज कर दीजिए, यानी सुबह भी खाली पेट, शाम को भी खाली पेट, और बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की डेली वॉक करें, हल्का हल्का खाना खाएं, और बीच के अंदर कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक या कुछ और चीज़ ना लें। नमक और चीनी का कम से कम प्रयोग करें, वो दोनों काम करेगा। एक तो एसिडिटी कम करेगा, साथ के अंदर इनके हार्ट या नलकियों के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, जब एसिडिटी की बात करते हैं, क्या ये अनुवांशिक भी हो सकता है कि एसिडिटी की समस्या एक फैमिली में ही बनी हुई है, उनका एक तरह से पाचन तंत्र कमजोर है, या जो बात आ रही है एसिड बनने की वो ज़्यादा है? क्या ये समस्या आनुवंशिक का उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि आनुवंशिक ये बेसिकली एसिडिटी आपके जीवन शैली पे ज़्यादा निर्भर करता है। बट ये ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कभी कभी कि एक परिवार के कई सदस्यों को गैस की प्रॉब्लम, बदहजमी या एसिडिटी का बनना होता है, तो मोस्टली उसको ये देखते हैं हम लोग कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। जैसे ज़्यादातर परिवार के सदस्य के जो लोग हैं वो एक ही तरीके की जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। जैसे कि जो पिता होंगे वो लेट आएंगे दुकान बंद करके, रात को 10 बजे, 8-9 बजे, 10 बजे, तभी सारा परिवार बैठ के खाएगा। तो 10 बजे के जब इन्होंने खाना खाया तो कब पचेगा, कब सोएंगे, कब उसका पाचन होगा, वो सारी चीज़ें इससे ज़्यादा रिलेटेड हो जाती हैं। तो आनुवंशिक जो रोल है उसका बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और अभी परला बहन जी का जो सवाल था, होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है? इनका सवाल जो था, जैसे कि एक तो ये है कि जो मानसिक तनाव की वजह से इनको एसिडिटी हो रही है, उस पर होम्योपैथी का बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन ये लें, क्योंकि हम जो ज़्यादातर मेंटल फैकल्टी को ही कंसिडर करते हैं, पेशेंट क्या सोच रहे हैं, किस तरह के तनाव में रह रहे हैं। साथ में हम काउंसलिंग भी करते हैं कि भाई उनकी समस्या क्या है, उसका निदान कैसे करना है। उनसे बातचीत करके उनका एक कहते हैं ना कस्टमाइज्ड, पर्सन टू पर्सन, पर्सनलाइज एक व्यू लेकर के कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है, और इस तरीके से आपको जीवन के का नज़रिया भी आपको बदलना होगा सोचने का। उन सब बातों पे विषय पे सलाह देते हुए अपनी मेडिसिन जो हैं, जो कि मानसिक स्तर को सुदृढ़ करती हैं, उन दवाइयों को देते हुए हम एसिडिटी के लेवल को सही कर सकते हैं। तो होम्योपैथी बहुत कारगर होगी। डॉक्टर राजपूत, ये सवाल है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की आजकल बात होती है, आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? जैसे पन्ना बेन का जो क्वेश्चन है कि उनको एंटासिड के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो वो सबसे अच्छा योगा करें। तितली है, शीतकारी है, भस्त्रिका है, ये कुछ प्राणायाम है जिससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एसिडिटी कम होगी और स्ट्रेस लेवल कम होगा। और ऐसे वातावरण में रहे जहाँ आपको अच्छा लगता हो, ऐसे लोगों से मिले जो अच्छा लगता हो। कुछ लोग क्या करते हैं, एंटासिड खा के चाय पी लिया, तो वो मतलब आप नहा कर आए और आप गंदे हो गए। अच्छा। तो उस तरह का है, आप कभी भी एंटासिड के ऊपर कोई भी ऐसा कार्बोनेटेड या एरेटेड ड्रिंक या कोई भी ऐसा न लें जिससे कि उसकी असर जो है वो उतनी ना हो सके। आप दूध के साथ कुछ ले लें उसके ऊपर, तो जो मिलने वाली चीज़ें हैं, अनाज है या जो भी आप खा रहे हैं, तो अगर इंटीग्रेटेड योगा प्राणायाम से बहुत सारे फायदे इनको हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्हें करना चाहिए। शीतली है और जो भी योगा कंसल्टेंट है उनसे मिलकर और आयुर्वेदिक डॉक्टर से बहुत अच्छे तरीके से इनका उसमें निराकरण हो सकता है। ठीक है डॉक्टर लमोरिया, बेसिक सवाल पे आऊँगी। एसिडिटी की बात हो रही है, क्या गड़बड़ी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी की समस्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अच्छा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है।
पेट के अंदर हमेशा एक लेवल तक ही हवा अपने आप को रखती है। तो अगर हम खाना खाते खाते बार बार कोई बात करते हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो डायबिटीज़ अगर किसी को हो तो गैस्ट्रोपेरेसिस भी शुरू हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि ज़्यादा खाना खाना, एकदम बात करते करते करना, या फिर डायबिटीज़ के अंदर किसी की शुगर कंट्रोल ना हो तो गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाना। तो ये सब समस्याएं अल्टीमेटली धीरे धीरे एकदम नहीं होती, धीरे धीरे 6-7 महीने के अंदर वो आंत को स्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से एसिड जो हमें नीचे ले जाना था वो पेट में ही रह जाता है और बाद में ऊपर आने की कोशिश करता है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सके तो ठीक कर लें, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि मुंह में खट्टा पानी, पेट में गुड़ और सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन फॉल हो जाए, या फिर आदमी का अल्टीमेटली कोई ना कोई खाने से इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाए कि उसको उल्टी आते आते खून की उल्टी आ जाए। तो इन सब चीज़ों को हमें बचने के लिए पहले ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमेशा आदमी को एक हेल्थ ईयर चेकअप करवाना चाहिए। अगर वो 40 के एज के बाद है तो हीमोग्लोबिन, सीबीसी, थायराइड और शुगर लेवल्स, ताकि कोई भी चीज़ अगर हो, अगर हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है, थायराइड अगर ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो, तो हम उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ के ठीक कर लें ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम पैदा ही ना हो। ठीक है, 2 कॉलर और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। रवीन दुबे ने हमें कॉल किया है, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही प्रसूल शर्मा ने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। रवीन जी, पहले आप अपना सवाल पूछिए, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो जी, सवाल पूछिए। क्या पेट में थोड़ा कब्ज रहता है और गैस बनता है? कब से ये समस्या है रवीन जी? टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी सवाल पूछें, अपनी बात कहें, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद रखें और एक बार में अपनी बात कहें। बताइए रवीन जी, कब से ये समस्या आपको है? ये 2-3 साल से है। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 52। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिए रवीन जी। मुझे बताइए, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, किस स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना चाहेंगे आप? मैं होम्योपैथी। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा जी। आपका व्यवसाय क्या है? आप काम क्या करते हैं? ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, तो इसमें कोई खान पीने का तो आपका टाइम होता है? जी, नाश्ते का टाइम तो एकदम फिक्स है मेरा, 10 बजे। हाँ, तो उसके बाद फिर दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं? 2:30 से 3 बजे। नाश्ता करीब आपने 8-9 बजे कर लिया होगा? नहीं, 10 बजे। 10 बजे। और रात का खाना? 9:30 बजे। हाँ, और बीच में भी कुछ खाते पीते हैं या कितना गैप रहता है? शाम को चाय बिस्किट लेता हूँ। हाँ, नहीं, और अक्सर जो आपके प्रोफेशन के लोग हैं वो क्या करते हैं, सुबह खा के भरपेट खा के वो अपने काम पे चले जाते हैं, क्योंकि आपका काम बहुत स्ट्रेस वाला है। ठेकेदारी का काम जो है ना, आपके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, तो वो स्ट्रेस क्रिएटेड जो है जॉब है। उससे क्या हो जाएगा कि आप, कई बार ऐसा होता है, खाना जब आपको भूख लग रही है तब आपको कोई काम आ गया, आपने उसको स्किप कर दिया, और उसके बाद फिर आप जो है जब फ्री हुए तो खाना खाया। ये सुबह बहुत ज्यादा भूख लगती है डॉक्टर साहब। हाँ, सुबह आप कितने बजे सो के उठ रहे हैं? मैं 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ के आप 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करिए। उठने के बाद वॉक में जाता हूँ, वॉक करता हूँ। हाँ, ठीक है, तो आप करीब 8:30 तक नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि 2 घंटे पेट जो है खाली रहा तो सफिशिएंट है। उसके बाद बाकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, आपके नजदीकी चिकित्सक। जैसे डॉक्टर साहब, मैं अंजीर और सेव रोज सुबह खाता हूँ। कई बार क्या होता है, सेव जो है, मैं भी एक बात जोड़ रही थी। 52 साल इन्होंने उम्र बताई है और करीब 2 साल से समस्या है। कैसा है कि एज के हिसाब से भी कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्या? खान-पान बिल्कुल एज के हिसाब से इनको स्ट्रेस भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, इनको अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। एज फैक्टर, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी एज के हिसाब से भी कम होती जाती है, तो उसके लिए। और जैसे ये कह रहे हैं कि सेव खाते हैं या अंजीर खाते हैं, कई बार ऐसे फ्रूट जो खाली पेट खाए जाते हैं वो किसी को सूट नहीं करते, वो सिट्रस हो जाते हैं, या कहते हैं एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। तो आप हल्का सा जैसे दलिया खा लिया या दही चूड़ा खा लिया, उसके बाद आप सेव खा लीजिए। मैं कुछ खा के अगर वो खाएंगे फल, तो कई बार वो आपको एसिड नहीं बनाएगा, हो सकता है उसी वजह से एसिड प्रोडक्शन होता हो। तो उसमें थोड़ा सा अपने ना खान पान में चेंज करके थोड़ा सा। और दूसरी बात की, जो लाल मिर्ची पाउडर वगैरह डलता है खाने में, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाने में, स्वादानुसार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वो भी थोड़ा कम मसाला, कम मिर्च, ये एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है। अगले कॉलर हैं प्रसूल शर्मा, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। प्रसूल जी, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है,
पूछिए। सभी विशेषज्ञों को और आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मैम, मेरा क्या है कि 8-9 साल से मेरा कंटिन्यूअस बाल झड़ रहा है और अब मैं कंप्लीट लगभग बाल्डनेस हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये एसिडिटी के कारण भी हो सकता है क्या? अच्छा, आपको लगातार एसिडिटी की समस्या भी बनी रहती है? नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो अभी तक फील नहीं हुआ है, मगर पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी एसिडिटी भी होती है क्या जो फील नहीं होती हो? ठीक है डॉक्टर लमोरिया, एसिडिटी तो मुझे लगता है कि वो एहसास हो ही जाएगा अगर एसिडिटी की समस्या है तो। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। और इनका क्वेश्चन जो बताया था इन्होंने, जो एंड्रोजेनिक बाल्डनेस की बात ही लग रही है मुझे, कि इनके बाल झड़ रहे हैं, तो हो सकता है इनके पिताजी के भी कम हो। तो ज़्यादातर मेल्स के अंदर ये पैटर्न हमेशा होता है। तो लेकिन अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो 99% इनको वो इशू उसकी वजह से नहीं है। हाँ, कई बार फीमेल्स के अंदर अगर बाल झड़ते हैं और एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर हो तो ये अननेसेसरी कई बार ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं, जो कि हमें बताया था काफ़ी कॉलर्स ने, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल। अल्टीमेटली जो एसिड होता है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये खाना पचाने के लिए भी काम आता है। मान लो हम बाहर जाके कोई गलत खाना खाते हैं तो यही एसिड हमें उन चीज़ों से, उस चीज़ की गंदी चीज़ों से बचाता है ताकि वो आगे इंटेस्टाइन में ना जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, या बार बार लग रहा है मुझे गैस बन रही है, मैंने बाहर खाना खा लिया है, तो मैं ओवर द काउंटर ड्रग खा के अपने विटामिन्स और मिनरल्स कम कर लेती हैं। तो उसकी वजह से फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ऐसी ड्रग से कुछ बायोटिन और कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। अदरवाइज मेल्स के अंदर मुझे एंड्रोजेनिक बाल्डनेस इनकी बात पे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 8-9 साल की चीज़ें और गैस्ट्रिक सिम्टम नहीं है, तो ये उसके साथ बिल्कुल इश्यू नहीं है। ठीक है डॉक्टर राजपूत, पानी के भी नियम बताइए। कई लोग खाने के साथ बहुत पानी पीते हैं जी। कई लोग पानी कम पीते हैं, सुबह उठकर कुछ लोग पानी पीते हैं, तो कई लोग 1 लीटर पानी पी लेते हैं। पानी के नियम क्या है और एसिडिटी से कैसे रिलेटेड है वो? जी बिल्कुल, आज की तारीख में हम देखें तो पानी पीने का तरीका किसी को सही से आता नहीं है। अगर आप पहले पीते हैं तो वो आपको पतला करता है, अगर साथ में पीते हैं तो वो आपको बैलेंस रखता है थोड़ा थोड़ा। और आप खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। सुबह उठकर अधिकतर देखा जाता है लोग अननेसेसरी, आयुर्वेद में कहा गया है कि जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी, प्रकृति ने या भगवान ने इतना अच्छा बनाया है। मेरे पास में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पेशेंट आता है, शुगर 200, सर मेरा शुगर 200 हो गया, एकदम पैनिक कंडीशन में आएगा, स्ट्रेस में आएगा। मैंने पहले सुन लिया, मैंने कहा ठीक है और बताओ। आज रिपोर्ट कराया तब आपको पता चला ना, कितने दिनों से था, बॉडी सहन कर रहा था ना। तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन है। पानी भी सेम वही है। सुबह उठ के लोग, उनको ऐसा लगता है मैं 2 लीटर पीऊँगा तो मैं सही रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि शरीर में एक अग्नि होती है जो डाइजेशन पावर कहा जाता है। अगर आप गर्म कुछ भी, मुझे क्या बोलते हैं कि सर हम गर्म पानी पीते हैं। मैंने कहा ये बताओ, अगर आग के ऊपर आप गर्म पानी डालोगे तो बंद नहीं हो जाएगा? बंद होना है। तो हमें पानी उतना ही पीना चाहिए जितना हमें प्यास लगी हो। और खाने के तुरंत बाद तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, वो मोटापा करता है। और कहीं ना कहीं मैंने जैसा बताया कि 3 भाग हमने अपने स्टमक के कर दिए, 1 भाग हमेशा खाली रखना है, क्योंकि जो फूड हम लिक्विड ले रहे हैं उसको अच्छे से मिक्स होके वो अच्छा रह सके। पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कैसे पीना है ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी खाना खाने के बाद या खाने के साथ में पूरा जग नहीं पीना है, या सुबह में उठ के अननेसेसरी आधा ग्लास पी सकते हो जितना आपको। नहीं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर मैं उठता हूँ गर्मियों के दिन में या ठंडी में भी तो बहुत पसीना होता है, तो वो उनको डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा प्यास लगती है तो वो उतना पीते हैं। हर चीज़ के लिए आयुर्वेद में कहा है कि जो व्यायाम है वो अर्धशक्ति। अर्धशक्ति आप व्यायाम का मतलब ये है कि जब आपको लगे, व्हेन यू फील कि मेरी शक्ति का आधा शक्ति इस व्यायाम में खर्च हो चुका है, तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। अत्यधिक किसी भी चीज़ को अति सर्वत्र वर्जित, जो कहा गया है कि न हमें पानी पीना चाहिए ज़्यादा, न व्यायाम करना, किसी चीज़ में अति मत करिए। आप बैलेंस रख के चलिए अपनी लाइफ को, और जो भी आप खा रहे हैं उस पर फोकस करके चलिए, किसी भी चीज़ में आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा। ठीक है, अगले कॉलर पूजा देवी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बताइए।
नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए। हेलो। हाँ हाँ, प्रश्न पूछिए एक बार में, पूजा बताइए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मुझे एसिडिटी रहती है और मुझे कब्ज भी रहता है और मुझे पहले से ही थायराइड है। अच्छा, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है पूजा जी? मैम 37। ठीक है, और कब से ये समस्या है एसिडिटी की? मुझे एसिडिटी की तो काफी दिनों से है एसिडिटी की समस्या मैम। ठीक है। पूजा जी, हमारे साथ 3 डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। बताइए, आप किससे प्रश्न करेंगे? मैम आयुर्वेदिक से। ठीक है, डॉक्टर राजपूत। कब से हो रहा है आपको ये कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन भी है, एसिडिटी भी है, थायराइड है, और बता रही हैं काफ़ी समस्या है। बहुत टाइम से हो रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, तो आप सबसे पहले ये बताइए, आप रात को कितने बजे खाते हैं? हाँ जी। रात को आप कितने बजे खाते हैं खाना? 10 बज जाता है, कभी कभी 10:30 भी हो जाता है। अच्छा, और सोते कितने बजे हैं? हाँ जी, 11 साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले ना, और आप खाने में अपने मोटे अनाज शामिल करिए और खाने का टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास ज़रूरी नहीं है कि हम जाना ही पड़े। कुछ चीज़ें ये सब हम अपने घर पे रहते हुए अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप 8 बजे 7:30 के पहले खाना खा लेते हैं, तो आपको 2 ढाई घंटे 3 घंटे बाद जब आमाशय से आहार चला जाएगा, तब आप सोएं। 2 ढाई 3 घंटे तक सोना नहीं है बिल्कुल भी। खाने के तुरंत बाद अक्सर ये लोग गलती करते हैं, खा के तुरंत सो जाएंगे। दिन में सोते हैं, खा के रात को जगते हैं। ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको ज़रूर करना है। और अगर आप थायराइड के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ में ऐसी चीज़ ना लें कैफीन वाली या कोई, जिससे और एसिड बन सके। दूसरा, आप थोड़ा योगा और प्राणायाम करें, पानी अच्छे से पीजिए, और जितनी हरी सब्जियां हैं वो भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जितने फाइबर वाले मोटे अनाज हैं वो लेना है। मैदा, पूड़ी, बेसन ये सब ज़्यादा नहीं खाना है। ये सब खाने से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। ब्रेड, फर्मेंटेड आइटम होता है, ये भी सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन को करती हैं। और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाओं पर निर्भर न रहें। अगर आपको लगता है तो रात को सोते समय एक गर्म पानी में या 1 कप गर्म दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल आता है, वो आप डाल के पी लीजिए। आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट एकदम अच्छा रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी आराम मिलेगा। ठीक है, अगले कॉलर दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? जी मैम, गुड आफ्टरनून। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए वर्कआउट एक्सरसाइज करके आया हूँ, उम्र मेरी 18 साल है, तो उसके कितनी देर बाद कुछ खाना चाहिए कि एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो? और मेरा एक सवाल एक और है कि 2 मील्स के बीच में एक आइडियल गैप कितना होना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर लमोरिया। हाँ, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल सही कहा है कि जितने भी खाने होते हैं अपने, तो हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने चाहिए। तो लगभग दिन में 4 से 6 के बीच में छोटे छोटे भोजन खाने चाहिए, और हर भोजन के बीच में 3 से 2.5 से 3.5 घंटे का डिफरेंस रहना चाहिए। हाँ, आखिरी खाना 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, ताकि हम सोएं लगभग 9 और 10 के बीच में, तो कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस रहे। जितने भी बीमारियां अपन आज जब सारी बातें हम जब कॉलर्स की सुन रहे हैं, तो उनमें सबसे मैंने अभी इंपॉर्टेंट इशू देखा कि पूरा देश ही शायद 10:30 और 11 बजे करीब खाना खा रहा है, और बिल्कुल ही सभी इसी समस्या से उलझ रहे हैं। मैंने भी प्री कोविड और पोस्ट कोविड पेशेंट्स में डिफरेंस देखा है कि कोविड के लॉकडाउन के कारण लोग को सुबह जाना नहीं था, उनके खाने के स्टाइल, उनके लिविंग स्टाइल, उनके एक्सरसाइज के स्टाइल सब बंद हो गए, तो उसकी वजह से भी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो मेरा सभी देशवासियों से ये बड़ा अनुग्रह रहेगा कि कम से कम जो शाम का खाना है वो 7 बजे से पहले खा लें, तो आप 90% मेरा विश्वास लें, आप अपनी बीमारियों से निदान पालेंगे। तो मैम, ये मैंने जितना भी अभी कॉलर से बात की और ये सब किया, तो बुरा सभी लोग 10:30-11 बजे खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब 12-1 बजे सो रहे हैं, सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे, तो ऑल दी जो ये सब विशेष साइकिल जो पैदा हुई है, ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, और हमें एक्सरसाइज के लिए और सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है। हाँ, और एक चीज़ जो आपने देर खाने की बात कही है, दूसरी बात है कि अभी भी काफ़ी इंडियंस हैं जो रात में भरपेट खाते हैं,
वो अभी भी ये नहीं समझते कि रात में बहुत कम खाना है और इसी से हमारा पाचन तंत्र ठीक भी रहेगा। मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर? बिल्कुल 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 परफेक्ट, बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी बात, रात को हैवी खाना खाने के बाद आप खुद सोचें कि आप जैसे ही सो जाएंगे तो वो खाना ग्रेविटी कांट स्टमक में ही रहेगा, और वो खाना स्टमक में रहने के बाद में उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो मिनरल वैल्यू है, वो रहे नीचे तक जाएगी नहीं, और अल्टीमेटली जब सुबह हम ब्रश करते हैं या कुछ करते हैं तो खट्टी डकारें आएंगी। तो अल्टीमेटली ये, अच्छा एक दो बार तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये विशियस साइकिल होते होते स्टमक का ही इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा कि वो बाहर निकालने की सोचेगा मुंह से, बजाय कि नीचे जाने से। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम रुक करेंगे। उससे पहले डॉक्टर मिश्रा, आप लोग बार बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। कई लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि ओवर द काउंटर जो भी दवाइयां हैं खाली, हम जानते हैं बहुत से ऐसे लिक्विड आप पी लीजिए या कोई गोली खा लीजिए, उससे आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? होम्योपैथी इसको लेकर क्या कहता है? और अगर होम्योपैथी में एसिडिटी के इलाज के लिए जाया जाए तो कितना लंबा वक्त लग सकता है ठीक होने में? ये एक्चुअली जो दवाइयाँ, अगर जैसे अभी आपने कुछ देर पहले मेरे से सवाल भी पूछा था कि एज रिलेटेड होता है कि नहीं होता है, जैसे से एक्चुअली मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ही देखता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे से एज होती जाती है, पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी होती जाती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, तो साथ में जो दवाइयाँ चल रही होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी वगैरह बननी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो भी एक कॉज है एसिड बनने का। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर पेशेंट जो है वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करता रहे, किसी भी एज ग्रुप का हो, और किसी भी चाहे बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें और अपने को थोड़ा सा किसी एक हॉबी में परस्यू करें। 1 घंटे का अपना टाइम जो है ना, मी टाइम जरूर उनको निकालना ज़रूरी है। तो उसमें वो फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स या उन दवाइयों के जो बुरे असर हैं वो कम हो जाएंगे। और होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो उन साइड इफ़ेक्ट्स का भी इलाज करती हैं, एंटीडोट करती हैं। जैसे कि रात को नींद अगर सही से नहीं पूरी हुई तो नक्सवोमिका दी जाती है, या जैसे अगर आपको एक्यूट एसिड की प्रॉब्लम हो गई तो रोबिनिया हमारे यहाँ एक मेडिसिन है वो दी जाती है, एसिड सल्फ है। लेकिन ये सारी दवाइयाँ चिकित्सकीय परामर्श से ही आप लें, अपने आप खुद ना लें। वो जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं वो आपकी इस दशा स्थिति को देखते हुए वो मेडिसिन देंगे और साथ ही आप उससे ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर लमोरिया, ये रिवर्सिबल है एसिडिटी माने? हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल रिवर्सिबल है। अगर हम अपने हेल्थ चेकअप से अपनी कोई बीमारी, क्रॉनिक डिजीज़ को अगर हम रूल आउट कर लेते हैं, अपने को वेट, मैंने काफ़ी एक अच्छी सी हमारी थीसिस भी हुई जिसके अंदर ये बताया गया कि अगर हम 5 to 10% ऑफ द वेट अगर एक्सेस है, बीएमआई हमारा 25 से ऊपर है, जो कि हम हाइट और अपने वेट के नाम से नाप सकते हैं, तो उसके बाद अगर हमारा बीएमआई 25 से ऊपर है तो हम इसको कम करके बिल्कुल सही कर सकते हैं। साथ ही आधे घंटे डेली वॉक करें, या फिर कोई भी एक्सरसाइज, योगा, या जो भी आपके मनपसंद जो कि गेम हो, जैसे जिसके अंदर एरोबिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसके साथ ठीक कर सकते हैं। तो 100% रिवर्सिबल है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो रिवर्सिबल नहीं होती अगर हम ठानना चाहें तो। बिल्कुल। 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय पाटिल ने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है, राहुल बजाज छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, पहले आप अपना सवाल पूछिए, आपका स्वागत है, बताइए। हाँ मैडम, बताइए, प्रश्न पूछिए। कमी कर देते हो। मेरे को मैडम शुगर है। हेलो जी जी बताइए। शुगर भी है मैडम, मेरे को नॉर्मल रहती है, 261 रहती है मिनिमम। और दूसरा मेरे को यूरिक एसिड बढ़ा है मैडम, 9.6 हो गया था। अभी थोड़ा मैं 2 गोली लेता हूँ। ठीक है। एक गोली है मेरा पेनिलमैक एम बस डायबिटीज के लिए, और एक यूरिक एसिड के लिए लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैडम मेरे को? ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम लेते हैं। डॉक्टर राजपूत, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जैसा कि हम यूरिक एसिड आप कह रहे हैं और शुगर कह रहे हैं, आपकी एज क्या है? 49 सर। 49। और कितने सालों से शुगर है? शुगर सर मैं अभी 3 साल पहले मेरे को मालूम किया सर, चेक नहीं किया था, 3 साल पहले मालूम हुआ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, पहले तो यूरिक एसिड से आपको भविष्य में चल के जो 9.6 आप बोल रहे हैं, आपको कोई सिम्टम क्लिनिकली स्वेलिंग वगैरह रहता है क्या? स्मॉल जॉइंट्स वगैरह में पेन वगैरह, स्टिफनेस वगैरह रहता है सर? स्टिफनेस, जॉइंट्स जो छोटे जॉइंट्स हैं उसमें आपको पेन या वो स्टिफनेस रहता है?
अब पहले रहता था, लेकिन मैं गोली ले रहा हूँ 40 पावर की, एक डॉक्टर दिए थे मेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है। उससे मेरा कम हो गया थोड़ा, अभी कम हमें हो। इसमें क्या है, यूरिक एसिड में खास करके जो भी एनिमल फैट प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन है उसको आप अवॉइड पूरी तरीके से कर दीजिए, एक्सेस नहीं लेना है। कोई भी प्रोटीन वाली लाइक पनीर हुआ, चीज़ हुआ, या फिर एक्सेस खाली दालें ही खा रहे हैं, तो एक पहले उसको कम करें प्रोटीन वाली चीज़ों को। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप हमेशा थोड़ा वक्त ज़रूर करें। अपनी दिनचर्या के साथ साथ में कड़वी चीज़ें ज़्यादा खाएं, करेला हुआ, परवल हुआ, तोरी हुआ, जिसके अंदर तिक्त प्रधान हो, कड़वी हो। और दही आपको बिल्कुल नहीं खाना है, दिन में सोना नहीं है खाना खा के, ये आप ध्यान रखिए। और गर्म पानी आप पीजिए। आपका देखिए यूरिक एसिड के साथ साथ शुगर भी बहुत अच्छे से, और एक आयुर्वेद चिकित्सक से मिलके आप आयुर्वेदिक भी कुछ चलाइए, जिससे जो एलोपैथी की शुगर है वो शुगर तो डाउन रखेगी, और जो आयुर्वेद की मेडिसिन है लाइफ स्टाइल के साथ साथ आप जो मेडिसिन लेंगे उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उससे आपको डिले हो सकता है, मतलब जो जल्दी आने वाले थे वो डिले हो जाएंगी। ठीक है। मैं अक्सर अपने पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ देखो अगर आपका शुगर कंट्रोल रहा तो हो सकता है आप हम सबसे ज़्यादा जी जाओ, बिल्कुल, क्योंकि शुगर बहुत वैसी बीमारी नहीं है। अनकंट्रोल हो जाना मतलब कंट्रोल न रहना, वो ज़्यादा साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है। तो आप उसका ध्यान रखिए, और एकदम मन चित्त प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक टारगेट रूप में कर रहे हैं। व्यायाम करते हैं वो एक टारगेट समझ के करते हैं, कभी भी ऐसा ना करें। आजकल हमने जो इंसिडेंट्स देखे हैं वो एकदम फिट थे, ओवर जिम करने के चक्कर में ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, एक उसे टारगेट ले लेते हैं कि मुझे इतना जिम करना है, इतना वो करना है, वर्कआउट करना है। बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितना अच्छा लगता है उतना व्यायाम करें, अननेसेसरी बर्डन हार्ट पे ना दें, तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर राहुल बजाज छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। राहुल बजाज, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। बताइए। पेट में एसिडिटी रहता है एनी टाइम 24 घंटा। आपकी उम्र क्या है राहुल? 23 साल। 23 साल, ठीक है। कब से समस्या है आपको? 23 वर्ष। कितने समय से एसिडिटी से परेशान है आप? ये मैम अभी 1.5-2 साल हो गया है। 1.5-2 साल से, ठीक है। राहुल, हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। जल्दी से बताइए आप किससे सुझाव लेना चाहेंगे। मैं पेट में बहुत ज्यादा दर्द करता है पूरा एसिडिटी के कारण, और खाना नहीं खिलाता, पूरा शरीर कम हो गया है, 8-10 किलो हो गया है। अच्छा, आपका वजन भी गिर रहा है? हाँ, 8-10 केजी वजन कम हो गया है। ठीक है। राहुल, आपने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं दिखाया हूँ, एक जने से दिखाए थे। हाँ। दवाई वाई दिए थे, सोनोग्राफी करवाया था, दवाई खाते ठीक था, उसके बाद फिर 10 हो गया। डॉक्टर लमोरिया, आप क्या बताएंगे राहुल? बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इन्होंने बताया कि 8 से 10 केजी वेट लॉस हो चुका है। अगर किसी भी एज में वेट लॉस होता है तो इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। साथ के अंदर हीमोग्लोबिन सीबीसी इस एज में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीलियक डिजीज जो होती है, गेहूं से एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध की चीज़ों से एलर्जी, तो ये इसी एज में होती है। अदरवाइज ये एज कोई कैंसर की या कोई ज़्यादा कोई तगड़ी वाली जो बीमारियां, क्रॉनिक बीमारियां उनकी नहीं है। तो मैं इनसे यही सलाह दूंगा कि एक बार सीबीसी करवाएं। अगर वो कम है तो सीलियक डिजीज, थायराइड, या फिर कोई भी अपने को एक बार डॉक्टरी सलाह लेके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करवाएं, क्योंकि 8 से 10 केजी लॉस होना विदाउट कोई कारण, तो कोई ना कोई बीमारी का अंदेशा हो सकता है। साथ ही अगर आपका ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से आपको ये जो आपने कहा कि हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी 10% मुझे अलग सी लगी कि हाथ पांव सुन्न होना, 10 केजी वेट लॉस होना, तो ये कई बार साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी हो सकता है। ठीक है। चाहता हूँ, आप कोई नशा वगैरह तो नहीं करते ना, एडिक्शन किसी चीज़ का? राहुल हमारे साथ कॉल पर नहीं है डॉक्टर राजपूत। तो राहुल, आपको यही सलाह है कि जो भी सिम्टम्स हैं, तमाम सिम्टम्स आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और डिटेल में बताइए, और जो भी ज़रूरी टेस्ट है वो कराइए, और पता करिए इस बात का कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, और उसका इलाज आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए। यही सलाह है हमारी।
और इसी के साथ आयुष्मान भव का जो समय है, कार्यक्रम का समय, वो यहीं पूरा हो गया। डॉक्टर राजपूत आपका, डॉक्टर लमोरिया आपका, डॉक्टर एस के मिश्रा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में आने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम ज़रूरी सलाह और सुझाव देने के लिए। तो जैसा तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ, तीनों ही स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एसिडिटी की समस्या को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है, ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है, बशर्ते आप अपने खान पान का, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, यानी आपके हाथ में ही इसकी चाबी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आप भी अपनाइए दी गई ज़रूरी सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। अगले अंक में आयुष्मान भव में हम बात करेंगे डैंड्रफ की समस्या की। खास तौर से हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से बालों का झड़ना भी एक आम समस्या सी बन रहा है डैंड्रफ होने की वजह से। तो क्या है इसके कारण और कैसे दूर करें डैंड्रफ की समस्या को, बात करेंगे अगले अंक में आयुष्मान भव में। अगले शनिवार दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।